भाव में नरमाई आने से सभी अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में संतुलन बरकरार। क्रिप्टो के भाव में उछाल, बिटकॉइन $48,000 और इथेरियम $3,400 की रेंज में। सोना चांदी के भाव में नरमाई, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। डॉलर के भाव में हल्का मूवमेंट, डॉलर बंद हुआ 76.16 रुपयों पे। ब्रेंट के भाव में गिरावट, अब $110 की रेंज में। पेट्रोल और डीजल में लगातार 7वीं बार बढ़ोतरी, पेट्रोल अब 115.4 रुपए प्रति लीटर और डीजल अब 99.25 रुपए प्रति लीटर। सोमवार को भारतीय बाजार में संतुलन, सेंसेक्स 231 अंकों से बढ़कर बंद हुआ 57,593 अंकों पर। नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेट्रो मनी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय निवासी चैनल। दोस्तों, 1 महीना हो गया युद्ध को शुरू हुए रशिया और यूक्रेन के बीच में, और अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, यूरोप के दौर पे गए थे और वहां से भी जो वहां के उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हॉकिश है, यानी कि कहीं भी दिख नहीं रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। तो ये युद्ध हुआ क्यों, किस दिशा में जा रहा है और का नुकसान क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से। जिंदगी तो जा रही है, हम रोज सुनते हैं कितने बच्चे मरे, कितने सैनिक मरे, लोग मर जाते हैं सब अटैक में, लेकिन जो आर्थिक नुकसान है वो कितना हो रहा है और फिर उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके बारे में थोड़ी आज चर्चा करेंगे और फिर मार्केट पे नजर डालेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। तो अगर कमलेश जी जुड़े हैं तो उनको स्क्रीन पे लाया जाए, राजकुमार जी हैं तो उनको भी लाया जाए। कमलेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। थैंक यू, कैसे हो आप सर? देखिए बढ़िया है, गर्मी है, अप्रैल की गर्मी शुरू हो गई है मार्च में। मुंबई में काफी गर्म मौसम है, मेरे ख्याल से पसीने से लोग तरबतर हो रहे हैं और बड़ा हीट वेव भी आया है, सुनने में आया है। तो शायद हमें दर्शकों को कहना चाहिए कि थोड़ा संभालिएगा, पानी साथ में रखिए, हाइड्रेट करिएगा अपने आप को अगर बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बहुत नुकसान होता है। और जहां तक हो सके दोपहर के समय कहीं भी ऑफिस में, दफ्तर में रहिए, बाहर मत निकलिएगा। जी बिल्कुल। राजकुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज थोड़ा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कमलेश जी और राजकुमार जी। वो अंत होने का नाम नहीं ले रहा है, अंतहीन युद्ध लग रहा है। 30 दिन के ऊपर हो गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका जाके, माफ कीजिएगा, यूरोप जाके उन्होंने काफी हॉकिश और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स किए और लग नहीं रहा है कि कहीं या तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री येलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, क्या इनके बीच में कोई बात ऐसी लग रही नहीं है कि युद्ध का विराम जल्दी होगा। तो ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, उसका असर विश्व का और हमारे देश पे, हमारे भारत पे क्या होगा और भारतीय नागरिक पे और खास करके मुंबई करों पे क्या हो सकता है आगे चल के, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले थोड़े आंकड़े में दिखा दूं कि अब तक नुकसान कितना हुआ है। ये जो इतने दिन जो युद्ध फिजिकल का रेडी है, टेक्निकल टीम तो स्क्रीन पे लाया जाए। उसमें दिखेगा आपको राजकुमार जी, कमलेश जी, की कितने फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ आज तक। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रेसिडेंशियल डिस्ट्रॉयड 4431, फैक्ट्रीज और तबाह हो गए 92,
स्कूल्स कॉलेजेस 378, अस्पतालें 138, एयरपोर्ट्स 12 और पावर प्लांट्स 7। देखिए कितना नुकसान, फिजिकल डैमेज हो रहा है, कितनी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो रही है, फैक्ट्रियां जा रही है, स्कूलें कॉलेज तबाह हो रहे हैं, हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो रही है, एयरपोर्ट्स 12 एयरपोर्ट तबाह हो गए और 7 पावर प्लांट। आप समझ सकते हो कि इसको रीबिल्ड करने में, इसको फिर से लाने में नॉर्मल स्थिति में कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा। दूसरा स्लाइड दिखाएं टेक्निकल टीम, तो आपको उसमें मॉनेटरी डैमेज क्या है और जो एस्टिमेट किया मॉनेटरी डैमेज ड्यू टू वॉर। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है वो $63 बिलियन, यानी 4,72,500 करोड़ रुपया, 4,72,500 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय इस वॉर में। इसमें सारे आपके प्लेन्स, टैंक्स, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आ गया। और ये सिर्फ यूक्रेन के नंबर्स है, यानी हम रशिया को क्या डैमेज हुआ है वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ यूक्रेन एक देश में क्या नुकसान हुआ है। 4,72,500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। और अगर जीडीपी का लॉस भी इसमें ऐड किया जाए कि जो जीडीपी जो है यूक्रेन नहीं लिया है, सिर्फ जीडीपी और जो अदर मॉनेटरी लॉसेज है वो पकड़ेंगे तो 45 लाख करोड़ रुपया, माइंड बॉगलिंग फिगर, 45 लाख करोड़, दैट मीन $600 बिलियन का नुकसान एस्टिमेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसी नंबर्स को लेके यूक्रेन जाने वाली है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और रशिया के सामने केस करेगी और रिकवरी करेगी। लेकिन ये सब दाव पेच है युद्ध के, लेकिन नुकसान जो हुआ वो ये हुआ। और पैनलिस्ट को फिर से अगर स्क्रीन पे लाया जाए तो मुझे लगता है, देखिए राजकुमार जी, कमलेश जी, इतना बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से किस लिए? एक राष्ट्रपति ने कहा इस देश को आप इस संगठन का सदस्य मत बनाइए, उस देश के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने कहा नहीं हमें सदस्य बनाइए। अब एक मुद्दे को लेके कि आपको किसी संगठन का सदस्य बनना चाहिए या नहीं, यानी शुड यूक्रेन बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो और नॉट, इस बात के, इस मुद्दे को लेके जंग छिड़ी। अब मुझे बतौर एक नागरिक तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जब इतनी एक मामूली सी बात है कि एक संगठन है, उस संगठन का आपको सदस्य बनना है या नहीं बनना है, इस चीज के ऊपर वाद विवाद होता है, तो क्या कहीं ना कहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप है, क्या इनका कलेक्टिव फेलियर नहीं है ये? क्या इतने बड़े माहिर लोग जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री, कनाडा के मंत्री, ये बड़े बड़े देश है, पावरफुल देश है, G7 है, G6 है, फलाना 20 है, फलाना 12 है, ये सारी जो अंतरराष्ट्रीय लीडरशिप है, क्या ये मिलके 45 लाख करोड़ का नुकसान, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, $600 बिलियन, वेयर आर वी गोइंग, वेयर इज दिस वर्ल्ड गोइंग, फॉर व्हाट? कि हम एक संगठन है और उसका हमें किसी को सदस्य बनाए कि ना बनाए, 2 साल से चर्चा चली और फिर ये युद्ध हुआ। इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी लूंगा और फिर कमलेश जी हमें बताएंगे कि ये युद्ध का जो रुख है किस तरफ जा रहा है और इसका जो आर्थिक असर है हमारे ऊपर क्या होगा। पहले कमलेश जी से टिप्पणी लूंगा, जो मैंने अभी ओपनिंग कमेंट्स किए उसके बारे में, फिर राजकुमार जी आप आइएगा। कमलेश जी, your initial comments and then Rajkumar ji and then Kamlesh ji, you can start with the consequences of the war on the economy. गुड मॉर्निंग निखिल जी और अपने सारे दर्शकों को, राजकुमार जी को भी नमस्कार। बिल्कुल सही आपने ये अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि आज लगभग 34 दिन 34 डेज इस युद्ध को हो चुका है और शुरुआत के जो पहले 5-7 दिन के समय में एक ऐसा पिक्चर सामने जो आ रहा था कि ये युद्ध आने वाले शायद 8-10 दिन के अंदर समाप्त होगा, लेकिन जिस प्रकार से, जिस दिशा में ये वॉर जा रहा है, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे उतना जल्दी ये युद्ध खत्म होगा। देखिए निखिल जी, डिस्कशन में मैं एक बात डेफिनेटली पहले कहूँगा, अगर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, कि ये कोई ओवरनाइट डेवलप हुआ इश्यू नहीं है यूक्रेन और रशिया के बीच में। 2014 फरवरी में भी उनके बीच में संघर्ष हुआ था, क्योंकि रशिया में भी यूक्रेन में प्रो रशियन समर्थक का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है और वो रशिया के साथ एसोसिएशन यूक्रेन का हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये लड़ाई की शुरुआत उन दिनों से भी क्यों हो रही है कि सोवियत यूनियन के विभाजन के बाद
जब यूक्रेन और रसिया अलग हुए तो यूक्रेन का रुख यूरोपियन कंट्रीज की ओर ज्यादा था, वेस्टर्न कंट्रीज की ओर ज्यादा था। उनको नेटो के ग्रुप का सदस्य बनना था। यूनाइटेड स्टेट्स उनको समर्थन दे रहा था और इस तरह से एक प्रकार से यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के अलायंस में जाके रसिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर रहा था। अब रसिया भी आप जानते हो, कोल्ड वॉर के समय में हमने देखा है तो दो सुपर पावर रहे, अमेरिका और रसिया। तो रसिया बीइंग अ सुपर पावर इवन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द यूएसएसआर, रसिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। अब उसके बॉर्डर्स के आसपास अगर नेटो देश की सेनाएं आ जाती है और इनके इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती वो भविष्य में खड़ा करे, वो रसिया किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकेगी और नहीं करेगी भी। और मैं ये मानता हूं ये युद्ध का एकमात्र कारण ये है। दूसरी एक बात, ये युद्ध लंबा क्यों होते जा रहा है? मैं जो पिछले एक महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अगर आप देखेंगे तो अब तक दो कंट्री ने इनिशिएटिव लिए है कि जो इस देश युद्ध के बीच में मध्यस्थी करके युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की। उसमें से एक शुरुआत किया था, इजराइल ने किया था और आज टर्की में भी उन लोग की सेकेंड राउंड की मीटिंग हो रही है। अगर आप मुझे पूछ रहे हो निखिल जी, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है कि इजराइल और टर्की वो इतनी बड़ी सत्ता नहीं है कि जो युद्ध के निर्णयों को बदलने के लिए ये दो कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके। ये युद्ध को अगर बंद करना है, अटकाना है, तो जो पावरफुल कंट्रीज है आज की जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में, अगर आप मुझे पूछे पावरफुल कंट्री कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है और जापान भी है, बिकॉज जापान भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ऐसे कंट्री के जैसे आपने शुरुआत में बताया ना, बहुत सारे ग्रुप थे, G7 है और G20 है और न जाने कितने और ग्रुप भी हो गए इस तरह से। लेकिन आज की जो स्थिति बन रही है निखिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना मुश्किल होगा कि युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होगा। सेकंड राउंड में मैं ये यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी कुछ मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद कमलेश जी, मेरे ख्याल से बहुत सही बोला आपने कि ये युद्ध लंबा चलने की सारे लक्षण दिख रहे हैं। अच्छे लक्षण नहीं है लेकिन सो है, और उसको हमें शायद एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके असर होगा हमारे ऊपर, वो हम सेकेंड राउंड में बात करेंगे। राजकुमार जी, wanton waste of money, 45 lakh crores of loss in 34 days, a war that could have been avoided। शायद अगर एक जो अंतरराष्ट्रीय लीडरशिप की समुदाय है, हम सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक बड़ा फेलियर है, कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है, जो जैसे जो नाम लिए अभी कमलेश जी ने, चाइना है, जापान है, कनाडा है, अमेरिका है, ये बड़े बड़े जो पावर्स है, सुपर पावर्स है, क्या इनको एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व नहीं बनता इनका कि साथ में बैठ के इस युद्ध को खत्म करे, इसका विराम लाए? क्योंकि किसी को भी फायदा नहीं है, सबको नुकसान है, और जाने तो जा रही है, हम उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो जान जाती है वो वापस आएगी नहीं। लेकिन जो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, जो हम जीते जी मर रहे हैं, जो मर गए वो तो शायद स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जो हम यहाँ पे सरवाइव होते हैं और फिर जीते जी मर जाते हैं महंगाई की वजह से, हमारे खुद के लोग बिछड़ जाते हैं उसकी वजह से, तो क्या ये अवॉइडेबल नहीं था? आप बहुत सटीक नजर रखते हैं इंटरनेशनल लीडरशिप पे, तो इंटरनेशनल लीडरशिप का कहीं ना कहीं फेलियर लगता है आपको यहाँ पे? आपकी क्या राय? वही चीज आपने बताया, कमलेश सर ने भी बताया, इसमें जो मेरा मानना है कि अपने को ऐसे डायरेक्ट फाइट तो रसिया और यूक्रेन के बीच में दिख रहा है निखिल जी, लेकिन अगर आप सही प्रॉक्सी फाइट है रसिया और नेटो कंट्रीज के बीच, हकीकत वही है। तो वो यूक्रेन तो बेचारा एक छोटा सा था, वो मारा गया मुफ्त में, प्रॉक्सी वार वही दोनों के बीच में है। और जैसा कि बहुत सही बताया कमलेश सर ने कि वो उनका कंसर्न यही है रसिया का, ये लोग धीरे धीरे मिन्स्क एग्रीमेंट जो था उसमें ही था कि ये लोग नहीं जाएंगे जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज नेटो वाले हमारे बॉर्डर तक ना पहुंचे था। तो इसीलिए पुतिन बार बार कहते हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट पूरी तरह से फेल कर गया है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है, और यूक्रेन जैसी कंट्री 2-3 और छोटे भी नेटो के मेंबर बन गए, ये सब के सब मेरे बॉर्डर तक आ रहे हैं, तो हमारे लिए सिक्योरिटी का मेजर प्रॉब्लम है। अब इसमें देखने, इसके लिए ये जो आप बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही दोनों के बीच में फाइट है निखिल जी। तो जहां तक संयुक्त ये यूएनओ की बात है, तो वो तो आप जानते ही हैं कि कितना इफेक्टिव है जब बड़े कंट्रीज की बात आती है। तो छोटे कंट्रीज में वो इफेक्टिव हो जाते हैं, बड़े कंट्रीज में तो आप जानते ही कि कितना इफेक्टिव होता है, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रसा हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एक्चुअल फाइट नेटो कंट्रीज यूएस और रसा के बीच में चल रहा है। वो हकीकत में, और डे 1 से मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो लोगों को लग रहा था कि वार खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर याद कीजिए, मैं पहले भी कह रहा था पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, और आज भी मैं कह रहा हूँ पुतिन फंस गए कहीं न कहीं, और ये वार चलेगा, और हमको आज भी लग रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है कि अगर किसी भी कारण से न्यूज की बात जो करते हैं, अब सुसाइड बॉम्बर की तरह अगर बिहेव करते हैं पुतिन, तो वो एक डेटरेंट दे रहा है नेटो कंट्रीज को, वो रियल डेटरेंट है, जिसके कारण वो रुके हुए हैं और डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, और लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं तो फाइट करते रहो, थका देंगे, इकोनॉमिकली डैमेज कर देंगे। तो रसा को 2-3 तरफ से मार पड़ रही है। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे पूरी तरह से मार पड़ी हुई है, और शायद जो स्टैटिस्टिक्स आपने दिखाया उसमें रसा के डैमेज इंक्लूडेड नहीं है, वो भी ह्यूमंगस है। तो एक साइड वो हो गया, और दूसरा साइड इधर भी उनको डेबिलिटेट करते चले जा रहे हैं मिलिट्री लेवल पे। उनके पास आज लॉजिस्टिक्स नहीं है, बहुत सारे एम्यूनिशन की कमी आ गए, जिसके कारण रसा चाइना से मांग रहा। तो नेटो का यही एक स्ट्रैटेजी है कि अगर किसी भी कीमत पे थ्रेशोल्ड को हमने पार किया तो न्यूक पे ना चला जाए, न्यूक पे गया तो रियल प्रॉब्लम आप भी समझ रहे हैं। तो नेटो का धर्म संकट वो है। रह गई बात रसा का, तो मेरा मानना है कि अभी ऐसे ही वार चलेगा, इस तरह के वार चलते रहेंगे, और अंत में थक करके ही निगोशिएशन और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही इसका सॉल्यूशन आएगा, और मिलिट्री सॉल्यूशन इसका दिख नहीं रहा है निखिल जी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ट्रेजेडी जो आपने बोली, जो ट्रेजिक बात ये है कि जो दुनिया सारी जिसको देख रही है सुलह करने के लिए, वही युद्ध चाहता है। अगर हम यूरोप की तरफ देखते हैं सुलह के लिए, तो जैसा आपने कहा नेटो कंट्रीज शायद प्रॉक्सी वॉर फाइट कर रही है। रशिया भी नेटो के पीछे छुप के शायद प्रॉक्सी वॉर करे रशिया और चाइना के सामने। यानी जो सुपर पावर है जिसकी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये लोग सुलह करके युद्ध का अंत करेंगे, यही तो चाहते हैं शायद कि युद्ध कंटिन्यू रहे, क्योंकि उनके राजनीतिक हित में है। जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड हेगेमोनी का एक जो मंशा है लोगों की, इन देशों की, वो शायद बरकरार रहे। तो बड़ा ट्रेजेडी यहाँ पे शायद न्यूट्रल कंट्रीज जो है, जैसे हमारा देश है भारत, शायद थोड़े हद तक पता नहीं चाइना कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी रणनीति साफ नहीं करी है। एक पैर रशिया में रखा है और एक पैर उन्होंने कहीं बाहर रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका और यूरोप से उम्मीद रखना कि इस युद्ध का वो विराम लाएगी जल्दी, शायद इस वक्त शायद हम फॉल्स होप्स है हमारे, झूठी उम्मीदें हमारी, गलत उम्मीदें हैं। लेकिन भारत का रोल अभी तक सामने आया नहीं है। क्या रणनीति हम अपनाएंगे, क्या हम एक्टिव रोल प्ले करेंगे इस युद्ध में, युद्ध का विराम लाने के लिए या नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो बड़े सुपर पावर है शायद वही प्रॉक्सी वॉर फाइट कर रहे हैं, तो वो सुलह कैसे करेंगे। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया आपने कमलेश जी। इन दैट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन में क्या लगता है आपको कि ये युद्ध क्या रुक लेगा, और इसका जो असर है खास करके हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था पे, भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या होगा, आपकी क्या राय है? जी निखिल जी, मैंने ये युद्ध के 34 दिन दरमियान इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होती है उसके ऊपर तो मेरी दैनंदिन नज़र रहती है। लेकिन ये यूक्रेन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है रशिया के लिए, तो उसकी मैंने आज यूक्रेन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखिए, यूक्रेन कंट्री जो है वो यूरोप का सेकंड बिगेस्ट कंट्री है, एक बात, और यूरोप का पुअरेस्ट कंट्री भी है। उसकी जीडीपी जो है ना, जीडीपी है वो ग्लोबली उसका रैंक 50 के आसपास आ रहा है, और उसकी पर कैपिटा इनकम इज ऑन 120th रैंक के ऊपर है। और ये सिचुएशन उसके लिए है कि यूक्रेन में बड़े पैमाने पे करप्शन है, ऐसा अनेक इंटरनेशनल जर्नलिस्टों ने अपने आर्टिकलों में कहा हुआ है। ये एक रीजन। मैंने ज्योग्राफिकली इसका स्टडी करने की कोशिश की, तो यूक्रेन के नॉर्थ और वेस्ट के साइड रशिया तो है ही, लेकिन वो और किन किन कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो देखिए, बेलारूस के साथ नॉर्थ में है, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगेरी के साथ वेस्ट में है, रोमानिया एंड मोल्दोवा के साथ साउथ में है, और दे आर ऑल्सो शेयरिंग अ कोस्टल लाइन ऑफ द ब्लैक सी
जहाँ से इंटरनेशनल कार्गो का भी मूवमेंट होती है। अब इतने सारे यूरोपियन देशों के बीच में ये कंट्री जो बैठा है, और अगर ये कंट्री नेटो का सदस्य बन जाता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रशियन बॉर्डरों के लिए खतरा होगा, क्योंकि कलेक्टिवली मैंने डेटा देखा, एक बार मैंने एक मीडिया में मैं पढ़ रहा था, तो नेटो की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड द रशिया की टोटल कलेक्टिव स्ट्रेंथ, उसमें तुम्हारे सबमरीन्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके जवान आर्मी दल जिसको बोलते हैं वो आ गए, वो सब चीज में स्वाभाविक रूप से नेटो बहुत ही बड़ा है। तो कलेक्टिवली जब नेटो और यूनाइटेड स्टेट सामने लड़े ना, तो एक सिचुएशन बड़ी गंभीर हो सकती है रशिया के लिए, और ये एक मैं ये कहूँगा बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब जहां तक आपने ये बड़े देशों की बात की, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सामने आ रहा है कि दुनिया के ताकतवर देश आज भी जिस प्रकार की मध्यस्थी की भूमिका उनको लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, यानी ये प्रॉक्सी वॉर वो लोग इस प्रकार से लड़ रहे हैं रशिया के साथ। अच्छा, दूसरी बात, जो मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी बहुत वर्षों से स्टडी करता हूँ, तो अमेरिका की एक पॉलिसी हमेशा रही है कि अमेरिका कभी भी वो अपनी भूमि पे युद्ध करता नहीं है। अमेरिका को दुनिया भर के देशों के बीच में लड़ाई चलती रहे, अपने वेपन बेचते रहे, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते रहे, ये उनकी पॉलिसी रही है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ सर, देखिए आप वियतनाम का वॉर देख लीजिए, आप इजिप्ट इसराइल का वॉर देख लीजिए, आप खाड़ी युद्ध को देख लीजिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, जो मैं कह रहा हूँ मेरे स्टेटमेंट के साथ मैं उसका एक एविडेंस लेके आता हूँ। जब न्यूयॉर्क में अमेरिका में टेररिस्टों ने ट्विन टावर तोड़े, जब अमेरिका पे हमला हुआ, तब अमेरिका खुद अफगानिस्तान गया, और अफगानिस्तान में वॉर डिक्लेयर करके अफगानिस्तान को रफे दफे करके भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मार दिया। तो अमेरिका कब उतरेगी? जब उनके खुद के ऊपर हमला होगा, तो तब तक नहीं। अब इसका एक दूसरा असर मैं ये देख रहा हूँ, यूक्रेन की बाकी इंफॉर्मेशन भी निकल जी, 2 मिनट ज्यादा लूंगा आपसे और वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उनकी जो पॉपुलेशन है ना, उसमें एथनिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो 77% है, और 17% रशियन आज भी वहां पे है। अच्छा, जहां तक रिलीजन की बात करते हैं, तो 87% पीपल जो है ना, दे फॉलो द क्रिश्चियनिटी। 11% जो है जो दे डोंट फॉलो एनी रिलीजन कह सकते हैं, हमारे शुद्ध भाषा में कहे तो नास्तिक जैसे कहते हैं, दे डोंट फॉलो। अच्छा, वो देश इंडिपेंडेंट कब हुआ? तो 24 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंट हुआ सोवियत यूनियन से अलग होकर। अब ये कंट्री की ये जो पूरी सिचुएशन है, उसमें से यूरोपियन कंट्री, छोटा कंट्री का उसे एक एडवांटेज मुझे जो दिखाई ना निखिल जी, उसकी करेंसी जो है उसे यूएएच कहते हैं, यूक्रेनियन यूरेनकी। तो ये करेंसी की वैल्यू आज डॉलर के टर्म से $1 इज इक्वल टू रफली कुछ 30 यूएएच है। कंपेयरिंग विथ रूबल वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रूबल कुछ 120-125 के आसपास चल रहा है। तो अब ये कंट्री की जो सिचुएशन है, और ये कंट्री अगर मान लो कि नेटो का सदस्य बन जाता है, तो बॉर्डर्सों के ऊपर मिलिट्री की तो जो स्ट्रेटेजी बदलेगी तो बदलेगी, लेकिन यूरोप, उनका व्यापार भी इनके साथ ज्यादा बढ़ते जाएगा, कल्चरली, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, और काफी चीजों में यूरोपियन कंट्रियों का यूक्रेन से आना जाना उन लोग का हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रशिया ये कभी नहीं चाहेगी कि यूक्रेन कैन हैव गुड रिलेशंस विद द यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और नेटो का सदस्य तो बिल्कुल ही नहीं। अब आज की स्थिति देख लीजिए, आज क्या हो रहा है यूक्रेन में। तो मैंने कुछ सिटीज भी देखे, इनके मेन जो कैपिटल कीव है, खार्किव है, लेविव है, मोरियोपोल है, लुहांस्क है, इर्पिन है, चेर्नोबिल है, ये सारी सिटी को ऑलमोस्ट रशिया ने ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी पहले उन्होंने डिफेंस के जो बेस होते थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उन लोगों की जो सिस्टम से होती है वो सारी डिफेंस के सिस्टम को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। फिर उन्होंने अटैक चालू किया है रेसिडेंसीज के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, कमर्शियल प्रीमाइसेस के ऊपर, उनके कितने ही एनर्जी प्लांट को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और आज देखिए जी ये हो रहा है कि यूक्रेन के अनेक सिटी में पानी और बिजली की किल्लतें आ रही है। एंड जनजीवन है ना, जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि मारियोपोल में 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल अकेले सिटी में ये दावा है, सच्चाई का फिगर तो जब आएगा तब आएगा,
लेकिन 5,000 लोग मर चुके हैं और ओवरऑल यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा लोग नागरिक, आई एम टॉकिंग ऑफ सिविलियन, वो इसके अंदर मरे हुए हैं। इस बड़ा युद्ध की कोलैटरल डैमेज हुआ है, सही बात है, सही बात। जी। और दूसरा जो आप फिनेंशियल इम्पैक्ट कह रहे हो ना, आज हमारे पास इतना फिनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि हर कंट्री के पास अपने 30 दिन का 60 दिन का जो प्रोविजन होता है, फिर आप ऑयल का ले लीजिए, फूड ग्रेन करके ले लीजिए, वो एक रिजर्व बफर स्टॉक रहता हुआ है। लेकिन निखिल जी, ऑयल जो है ना मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। निखिल जी, आप राजकुमार जी डेफिनेटली जानते तो होंगे, लेकिन 1974 में भी जब ऑयल की क्राइसिस हुई थी, सऊदी ने कुछ इनको हमला किया था, ये अरब और वॉर के समय पे, और अमेरिका ने उस समय पे इजराइल को बड़े अमाउंट के डिफेंस वेपन सप्लाई किए थे और फाइनेंशियल एड दी थी। तो उस समय के ओपेक कंट्रियों ने यूएस का बॉयकॉट किया था और ओपेक कंट्रियों ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बिल्कुल हाफ कर दिया था। तो उस समय पे भी बैरल का रेट लगभग $3 था, 1973-74, और वो उस समय में बढ़ते बढ़ते करीबन 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया था, $12 तक चला गया था। सौभाग्य कहो कि वो एक साल के अंदर खत्म हुआ। लेकिन आज जो हम डॉलर की और ऑयल की जो सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो अगर ये युद्ध लंबा चलता है ना तो ऑयल की क्राइसिस बढ़ेगी। अभी ऑलरेडी अपने यहाँ ऑयल के भाव अगर आप देखोगे, पेट्रोल प्रोडक्ट मुंबई में तो 115 रुपया हो चुका है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यही स्थिति रही ना तो मुंबई में पेट्रोल के प्राइस 150 रुपया तक जा सकते हैं, डीजल के प्राइस भी कम से कम 125-130 तक जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, ये हर चीज का एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। जैसे ही डीजल का हुआ तो हमारे यहाँ वापस इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारी सिचुएशन भयानक स्थिति में आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अगर और 1 महीना चला ना तो भारत सहित दुनिया के कई देशों के ऊपर उसकी भारी असर होने वाली है और अनेक अनेक देशों की वित्तीय स्थिति इस हद तक बिगड़ेगी कि उनको खड़ा होने में फिर से 2 से 5 साल लग जाएंगे। राजकुमार जी, वेरी ग्रिम पिक्चर। और मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखी थी बहुत सालों पहले और उसमें से एक डायलॉग बहुत मेरे दिमाग में बैठ गया था, किंगडम ऑफ हेवन करके। और ये इंग्लिश लेजेंड्स और इंग्लिश माइथोलॉजी पे था, और जहाँ एक राजा जीत लेता है, लास्ट सीन है पिक्चर का, राजा जीता, पूरा युद्ध जीता हुआ है और मैदान में खड़ा है, सारी तरफ डेड बॉडीज पड़ी है, सारी तरफ लोग मरे हुए हैं, नुकसान लगी है, और वो कहता है इफ दिस बी द किंगडम ऑफ हेवन लेट देम हैव इट। अगर ये स्वर्ग है तो मुझे नहीं चाहिए, ये उनको लेने दीजिए, मुझे ये स्वर्ग नहीं चाहिए। पॉइज ऑफ वॉर आर नेवर इन एनीबॉडीज बेनिफिट, और ये कहीं ना कहीं नुकसान सबको, यूक्रेन बोलिए, यूरोप बोलिए, अमेरिका बोलिए, कहीं भी बोलिए, आप का नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी को नहीं है। आप ही इसके ऊपर फिर हम मार्केट्स पे जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को एक ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए, ज्यादा इंट्रूसिव स्टैंड लेना चाहिए, ज्यादा डोमिनेंट स्टैंड लेना चाहिए कि हो रहा है बंद करिए, और हमसे अगर हेल्प चाहिए तो हम आते हैं आपकी भी सुलह करके। हमारा कोई प्रॉक्सी वॉर है नहीं, हम न्यूट्रल है, हमें रशिया भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, हमें यूरोप से भी कोई शिकवा गिला नहीं है, चाइना से थोड़ी सी बैर है क्योंकि एक बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन वो तो सालों से चल रहा है और दोस्ती दुश्मनी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा हमारी बड़ा कोई शिकवा गिला नहीं है। चाइना भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बहुत व्यवसाय करते हैं उनके साथ। तो जब हम सभी से दोस्ती रखे हैं, एक हमारे 1-2 नेबर्स छोड़ के, तो फिर क्यों भारत अपना एक जो फोर्स है, डोमिनेंट पोजीशन है, उसका उपयोग क्यों नहीं कर? और यह निखिल जी आपने बहुत सही बताया। ये इसको थोड़ा सा इसमें फाइन ज्यादा फाइन सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखिए जरा सा, 1 सेकंड जरा सा ये समझना पड़ेगा कि अपनी अपनी मेंटालिटी क्या है, चाइना क्या चाहता है। उसका पहला ऑब्जेक्टिव है रीजनल हेजिमोनी, रीजनल डोमिनेंस। आज वो रसा जितना कमजोर होता है उसके लिए उतना फायदा है निखिल जी, क्योंकि इंडिया भी उतना वीक होगा। इंडिया रसा के ऊपर ही कूदता है,
लास्ट टाइम भी जब इंडिया चाइना का प्रॉब्लम आया तो अमेरिका नहीं आया हेल्प करने, फाइनली ये लोग सब गए पुतिन के पास। याद कीजिए, पुतिन ने वहां के डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया और सारा सॉर्ट आउट किया, सब चीज को शांत किया। तो इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि पुतिन के अगेंस्ट एकदम नहीं ले सकता, क्योंकि वो इसके लिए हाराकिरी साबित होगा, चाइना पूरी तरह से चढ़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि शायद इंडिया के पास आज बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन आ रहा है उसमें रसा के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है, और ट्रंप के जाने के बाद इंडिया का पोजीशन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उतना बढ़िया रहा, लेकिन एकदम उस हद तक नहीं रहा बाइडेन के साथ। तो इंडिया के पास आज बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि रसा के चुप रहे और रसा के साथ रहे। टैक्टिकली पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेटो वगैरह का आप देख ही रहे हैं कि वो एक तरह से, जैसे आपने बताया कि एक प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक इकोनॉमिक कहते हैं ना कि हर आदमी अपना एक लाइन, एक सेकंड में बोलता हूं सर, गालिब का एक लाइन है, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे गुल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हर आदमी अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। क्या बात है इरशाद, इरशाद बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही बोला बिल्कुल। अगर एक डाल पे उल्लू होता है तो सारा गुलिस्तान बर्बाद होता है, तो जब हर डाल पे अगर ये उल्लू है तो फिर गुलिस्तान का क्या होगा, क्या अंजाम होगा। अल्लाह अल्लाह मेहरबान। जी, तो आज के सिचुएशन में वही हो गया है, चाइना अपनी रोटी सेक रहा है, नेटो अपनी रोटी सेक रहा है, अमेरिका अपना है, रसा अपना सेक रहा है। अब इस सिचुएशन में जो आम आदमी है, हम या आप ये सोचते हैं कि रसा सही है या नेटो सही है। रसा कहता है अगर मेरे बॉर्डर तक आ गया तो मैं बर्बाद होऊंगा। वो कहते हैं कि भाई दिस इज अ बैटल बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में यूक्रेन को राइट है कि किसी भी कंट्री के साथ, नाटो के साथ जाए, सॉवरेन कंट्री आप डिक्टेट नहीं कर सकते। ऑटोक्रेसी कहता है कि अगर मेरे ऊपर आएगा प्रॉब्लम तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो इससे आपको देखना है कि लाइन कहाँ पे डिवाइड करना। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और जैसा कि कमलेश सर ने बताया कि अगर एक आध महीना 1.5 महीने तक चलता है वार, तो नेचुरल है उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट होंगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से हर एक, हाँ जी कमलेश जी बोलिए। देखिए जी, एक चीज जरा ऐड था इसके लिए। क्या हो रहा है, जो राजकुमार जी ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। क्या द पॉलिटिकल लीडरशिप प्लेज इम्पोर्टेंट रोल वेदर टू कंट्रोल द वॉर, टू स्टार्ट द वॉर और टू एंड द वॉर। और मैं तो ये एक बार अपने डिबेट में मैंने ये कहा था कि मैं उस लीडरशिप को सलाम करता हूँ जो लीडरशिप विच कैन प्रिवेंट द वॉर। दुनिया को आज ऐसे नेताओं की जरूरत है जो युद्ध को प्रिवेंट करे, बिकॉज वेरी ट्रूली यू से कि एंड ऑफ द डे नोबडी विंस द वॉर। और आज मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है, जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देख रहा हूं मैं, कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर इन लोगों ने हमारी रशियन लाइन को फॉलो नहीं किया तो मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर प्रेसिडेंट पुतिन से आएंगे, और 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट था कि पुतिन जैसे आदमी को सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के बड़े मायने होते हैं निखिल जी। दैट मींस व्हाट आर यू सेइंग? आप डिसाइड करोगे कि रशिया का प्रेसिडेंट कौन होगा, और यू थिंक रशिया विल टॉलरेट दिस थिंग। और ये सिचुएशन निखिल जी वर्स्ट, इसके लिए मैं लेमन की लैंग्वेज में कहूँ ना, आपने कहा, मैं आपको लेमन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपके पड़ोस में कोई आपका दुश्मन बाजू में रहने को आने का सोच रहा है, आपके बाजू के फ्लैट में, आपको जैसे मालूम पड़ेगा आप वो फ्लैट ओनर को बोलेंगे ना कि भैया तो उसको मत दे, तो चाहिए तो 2 लाख 5 लाख ज्यादा ले, मैं ले लूंगा। क्या आप पसंद करोगे कि आपके बाजू में ही कोई दुश्मन आ जाए? बस रशिया की ये भूमिका हो रही है। ये बिल्कुल बहुत सही बोला आपने। मेरे ख्याल से ये जो झगड़ा नेटो और रशिया के बीच में, किसी को हम एक पार्टी को अगर दोषी ठहराएंगे तो गलत होगा। रशिया अपनी जगह ठीक है, नेटो शायद अपनी जगह ठीक है नहीं है, वाद विवाद का मामला है, लेकिन हेगेमोनी का सवाल है। चाइना एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, बीच में रशिया और यूरोप है, और एक तरफ बेचारा यूक्रेन जो है वो फंस गया है। लाइटर नोट पे ये पार्ट क्लोज करूंगा कि राजकुमार जी पुराना गाना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। तो आपने जो गालिब का सुना है तो मुझे लगा ये गाना थोड़ा चेंज हो जाएगा कि जहाँ डाल डाल पर उल्लू करता है बसेरा, ये प्लेनेट अर्थ है मेरा। तो शायद ये बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है कि ये डाल डाल पर जो उल्लू बैठे हैं हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे, तो हमारा भारत देश जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठी, उसका क्या होगा। तो इसीलिए उल्लू के बीच में
जब चिड़िया होती है तो हालत खराब ही होती है। हमें हमें बिल्कुल तैनात रहना है, सावधान रहना है कि आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। मार्केट्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं कमलेश जी, राजकुमार जी टिप्पणी करके फिर आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे। टेक्निकल टीम अगर आपके पास आज के चार्ट तैयार है तो बिल्कुल सामने लाए, तो हम 2 मिनट में उनके ऊपर थोड़ा विवरण करेंगे। और मार्केट्स कल काफी स्टेडी रहे राजकुमार जी। अगर आप यूएस को देखते हैं, डाउ जोन्स और यूरोप भी प्रीटी फ्लैट था, कोई थोड़ा सा डाउनफॉल था एफटीएससी में, लेकिन डैक्स जो था वो ऊपर था। निकी थोड़ा नरम था, बट दोज आर द इंटरनल इश्यूज। और हैंगसेंग और शंघाई काफी स्टेडी रहा, थोड़ा ऊपर भी था। क्रिप्टोज सडनली मूव हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। क्रिप्टो बिटकॉइन 48,000 तक वापस पहुंच गया है, या 400 इथेरियम। लेकिन मैं फिर से सावधान कर लूं दर्शकों की, काफी इसमें भी टर्मोइल आने वाला है। जापान ने भी कुछ रोक लगाई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि चाइना के साथ, माफ कीजिएगा, रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो बिटकॉइन में हो रहा है। जहां डॉलर नहीं चल रहा है वहां बिटकॉइन चल रहा है। तो ये अभी प्रॉक्सी करेंसी हो गई है, क्रिप्टो करेंसी। शायद इसकी वजह से इसका एक डिमांड बढ़ा हो कि लोग अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए चाइना से, माफ कीजिएगा, रशिया और यूक्रेन से ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे पाबंदियां लगी हुई है। इस वजह से शायद इसमें बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे आप जो रेट देख रहे हैं वो शायद थोड़े ओल्ड है। और अमेरिका शेयर बाजार का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया। आगे बढ़िएगा, यूरोप का दिखाएं और क्रिप्टो पे फिर तुरंत आ जाइए। ये यूरोप के मार्केट्स की आप नंबर्स देख सकते हैं कि कल शाम को क्या हुआ। ट्रेंड काफी ठीक है, स्टेडी है, बैलेंस है, कोई ज्यादा मायूसी दिख नहीं रही है। मेरे ख्याल से पेट्रोल के भाव कम हुए, यानी ब्रेंट के भाव काफी कम हुए हैं पिछले 2 दिन में। 125 तक जाके अब 107, 108, 110 के आसपास घूम रहा है। और भारतीय शेयर बाजार भी, और पेट्रोल और डीजल के भाव फिर से बढ़े। आज हमारी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसके ऊपर तो हम एक सेपरेट प्रोग्राम कर ही रहे हैं। ऐलान जंग महंगाई के सामने, और इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे कल या परसों। लेकिन रोज बढ़ रहे भाव, जैसे हमने आपको 2 महीने पहले बताया, दर्शक याद रखेंगे कि हमने फरवरी में बताया था कि इलेक्शंस के बाद 10 से 12 रुपया कम से कम बढ़ोतरी होगी, और रोज 1-1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसे, 80 पैसे बढ़ेंगे। और यही हो रहा है जैसे हमने आपको बताया था और तैनात किया था 2 महीने पहले। सेंसेक्स और निफ्टी स्टेडी था कल, 200 पॉइंट से ऊपर था सेंसेक्स, और निफ्टी कुछ पॉइंटों से ऊपर था, 70-80 पॉइंटों से। और आज भी थोड़ा फिर से स्क्रीन पे, और आज भी मेरे ख्याल से राजकुमार जी मार्केट थोड़ा स्टेडी है। सुबह से 200 पॉइंट अप है। और जैसा आपने कल कहा, ये तो मार्केट की फितरत है। 1,000-2,000 पॉइंट प्लस माइनस होती रहेगी, 55 और 58,000 के बीच में घूमता रहेगा। पहले इसको फिर से लाया जाए स्क्रीन पे। राजकुमार जी आपकी टिप्पणी, और फिर कमलेश जी भी टिप्पणी लेते हैं। जी सर, सही बताया आपने कि जो बताया ये बेसिक टेनेट है मार्केट का कि स्टैटिक नहीं रह सकता, और आज के डेट में ट्रेडिंग जोन में है, डायरेक्शन लेस है मार्केट, इसको डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। और ये मेरा मानना है कि डायरेक्शन इसको ग्लोबल क्यूज से ही मिलेंगे, उसमें भी यूक्रेन और रशिया। अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो मार्केट को नेचुरल डायरेक्ट इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, और नेचुरल मार्केट इज बीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी, उसका डायरेक्ट उसको असर पड़ेगा। लेकिन तब तक कि ये डायरेक्शन लेती रहेगा और ये ट्रेडिंग जोन में रहेगा, तो सबसे बड़ा वही चीज है अभी यूक्रेन और रशिया का वार। वो क्या होता है निखिल जी, उस पर सब डिपेंड करेगा। और बाकी सारी चीजें तो बहुत ही सेकेंडरी फैक्टर हो जाएंगी आज के डेट में, बहुत ही प्रेरित होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक कंट्रोवर्शियल सवाल जवाब देना हम अगर वाद विवाद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे। बाबा का इशू सब्सक्राइब हो गया है, बाबा रामदेव का 4-4.5 हजार करोड़ रुपया जमा किए रुचि सोया ने। व्हाट्सएप पे काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे कि इतने 1000 करोड़ में उन्होंने कंपनी खरीदी, उतने ही 1000 करोड़ बटोर लिए पब्लिक से, तो उनको तो फ्री मिल गई कंपनी। और जो फ्लोट स्टॉक था वो बहुत कम था, जो 10 रुपए का शेयर कितने 1000 रुपए तक चला गया, वगैरह वगैरह। एनी जिंट ऑन दिस राजकुमार जी, एंड देन आई विल आस्क कमलेश जी। उसमें शायद जो हमको याद आ रहा है निखिल यार, तो अभी देखा नहीं, लेकिन इन्होंने 99% कैपिटल रिडक्शन कर दिया था इसमें निखिल जी। बिल्कुल। उसके कारण क्या हुआ कि एक्विटी फ्लोटिंग नाम का चीज रहने गया था। इसके लिए भाव वगैरह तो एस्ट्रोनॉमिकल हो गए, कुछ भी हुए। तो जहां तक फ्लोट की बात है वो है नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि इनके पास बिजनेस मॉडल तो है ही। लेकिन आज के मार्केट में भी जो मार्केट डायनेमिक्स है, बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर प्ले किया है इनके सब्सक्रिप्शन में, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस मॉडल तो है ही।
लेकिन उसके साथ साथ सब लोग नहीं कर सकते। आप देख ही रहे पेटीएम का क्या हाल है, 500 रुपए का भाव हो गया। तो जहाँ पे फ्लोट ज्यादा है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन जिन्होंने फ्लोट को कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने अपने ढंग से प्राइस मेंटेन किया और फिर उसी ढंग से पब्लिक से पैसा डिमांड किया, कमांड किया। तो उसके कारण ये ज्यादा हुआ है, निखिल, जैसा मेरा मानना है। जी 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 बिल्कुल, इसमें काफी कुछ हम शायद एक बहस करेंगे, नॉट स्पेसिफिक टू रुचि सोया बट जनरली कि जब फ्लोट स्टॉक इतना कम होता है तो ऑब्वियस है कि प्राइसेस आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कमलेश जी, योर कमेंट्स ऑन द मार्केट्स एंड एनी कमेंट ऑन द रुचि सोया इशू। निखिल जी, रुचि सोया के बारे में मैं एक कमेंट ये करना चाहूँगा बाबा के लिए कि जिस तरह से उन्होंने पतंजलि ब्रांड को लाकर पतंजलि का टर्नओवर जो उन्होंने 10,000 करोड़ तक का लेके गए, वो एक हिंदुस्तान लीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्टों को उन्होंने चैलेंज किया और सक्सेसफुली वो रन हुआ है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि रुचि सोया को भी टेक ओवर के बाद वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकेंगे, क्योंकि राजकुमार जी ने सही बताया कि बिजनेस मॉडल इज ऑलरेडी इन प्लेस। अब एक स्ट्रक्चर ढांचा बिल्कुल आपके पास रेडी हुआ है। यू हैव टू लीड दिस विद एफिशिएंट मैनेजमेंट। और निखिल जी, मैं लाइटर नोट के साथ अब आज ये क्लोज करना चाहूँगा दोनों चीज पे। इसके पहले मार्केट का कह देता हूँ कि मार्केट में बिल्कुल सही है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, आने वाले कुछ दिनों में मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी मूवमेंट इधर साइड होने वाली है। ये रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा। हाँ, एक चीज मैं निश्चित रूप से निखिल जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये अनसर्टन वॉर तो मान लो 15 दिन 20 दिन महीने के बाद खत्म हो गया, उसकी बाद की पोस्ट वॉर इफेक्ट, ऑयल प्राइसेस और दुनिया के बढ़ते हुए इन्फ्लेशन ना, तो मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नियर फ्यूचर में आए ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ छोटे इन्वेस्टर को मेरी ये सलाह रहेगी कि डोंट गेट फुल्ली इन्वेस्टेड एज ऑफ नाउ। आपके पैसे थोड़े बहुत हाथ में रखिए, क्योंकि शायद नीचे 5% 10% ये लेवल पे भी आप लोगों को अच्छे स्लिप खरीदने का मौका मिलेगा। ऐसी मेरी मार्केट के लिए आई है। और लाइटर नोट के साथ मैं क्लोज करूंगा दोनों चीज के लिए। एक तो जो आपने कहा ना, तो मुझे कभी कभी लग रहा है कि यार मेरा पढ़ना, मेरा बीकॉम होना, एमकॉम होना, सीआईबी करना, वो सब जरूरी था क्या फाइनेंशियली किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनने के लिए? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सक्सेस होना है तो आपको बाबा बनना पड़ेगा, पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल होना है तो बाबा बनना पड़ेगा। तो अगर आपको फाइनेंशियली, कॉर्पोरेट में, पॉलिटिक्स में कहीं भी जाना होगा तो बेटर ये है कि हम बाबा बन जाए, तो सफलता की चांसेस बढ़ जाएंगे। इस चीज के देखिए ऊपर कम्युनिटी प्रॉब्लम दिक्कत क्या है, आप तो ना दाढ़ी बढ़ा सकते हैं ना बाल, दोनों नहीं है। नहीं हो, ये उम्र में भी संन्यास लेना पड़े, ऐसी स्थिति है। जी और जी दूसरा जी जो राजकुमार जी ने बहुत अच्छी एक गजल शायरी कही, आपने गाना कहा तो मुझे भी है ना, रसिया और ये यूक्रेन की स्थिति है ना, उसके ऊपर एक गाना, पुराना गाना है मेरे ख्याल से 40-50 साल, लेकिन उसकी एक लाइन मुझे बिल्कुल फिट बैठती हुई लग रही है, जहां पुतिन साहब ज़ेलेंस्की को कहते हैं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। बहुत बढ़िया, राज कपूर का गाना है ये, मेरे ख्याल से संगम का है, मेरे ख्याल से संगम पिक्चर का है, और बहुत ही खूब गाना है। और आपने बहुत सही फरमाया कि शायद इसमें पुतिन राजकुमार है और जेलेंस्की वैजयंती माला है, और यूरोप जो है या अमेरिका जो राजेंद्र कुमार है। तो ये संगम का जो पिक्चर है हम शायद बना सकते हैं विथ पुतिन प्लेइंग द रोल ऑफ राजकुमार, एंड जेलेंस्की को तो बनाना पड़ेगा लेडी और वैजयंती माला की बेस में। और आई कैन इमेजिन बाइडन एज राजेंद्र कुमार विद द विग एंड सिंगिंग। सो So I think a very apt song for this, because that is exactly what happened, and unfortunately it has ended in a very tragic scenario where हम देख रहे हैं 45 लाख करोड़ का नुकसान अब तक, गिनते गिनते 28 मार्च तक 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, और हर रोज ये नंबर ऊपर चला जाता है। कौन करेगा, कौन से समुदाय, कौन सा देश, कौन सा राष्ट्रीय संगठन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 45 लाख करोड़ रुपए की भरपाई करेगा? सबसे बड़ा सवाल। और इसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा, ये क्या होगा, ये आप आज ने सुना।
Closing comments from you, Kamlesh ji. Closing comments from Rajkumar ji, and then we wind up. Very quickly, Kamlesh ji, first from you, then from Rajkumar. यस निखिल जी, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि दुनिया के बड़े देश के नेता अब कम से कम कुछ इनिशिएटिव लेंगे और ये जो मानव तबाही हो रही है ना उसको बंद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अब जब कोई दो देशों के बीच में युद्ध होता है ना तो एक लंबे समय तक जब वो चलता है तो उसकी असर पूरी दुनिया को और पूरी मानव जात के ऊपर होती है। तो हम ये जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि बेटर फेस विल प्रिवेल एंड ईश्वर इन सारे बड़े नेताओं को सद्बुद्धि दे। जी बिल्कुल 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 सही बोला। वी प्रे टू गॉड दैट दिस एंड्स वेरी सून। सबके दिमाग में सही एक थॉट प्रोसेस आए और इस हमारी दुनिया को सही दिशा में ले जाए। राजकुमार जी, फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम यू। जी सर, सही बोला सर, राइट सेंस प्रिवेल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा। दो आमने सामने इतने बड़े सुपर पावर्स हैं और दोनों अनफॉर्चुनेटली पिछले जो डेवलपमेंट है उससे लग रहा है कि दोनों ने अपने स्टैंड को काफी फर्म किया है और लग नहीं रहा है कि अभी ये लग रहा है। और जो तीसरा सुपर पावर है वो तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति में है, चाइना। वो तो मजे ले रहा है सब चीज का। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यही कह सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि जितना जल्दी खत्म हो, नहीं तो ये पूरी दुनिया को अपने इन गल्फ में लेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां तक मार्केट की बात रही तो इन्वेस्टर्स को यही कहते हैं एकदम दूर रहे, अभी कोई पोजीशन ना लें, जो भी कैश है कैश पे रहें। ट्रेडर्स हैं उनकी तो बात ही अलग हो, तो किसी भी सिचुएशन में ट्रेड कर लेते हैं स्टॉप लॉस वगैरह के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए है आप एकदम फेंस पे रहें, बी अ फेंस सीटर, डोंट जंप इनटू द मार्केट एट दिस पॉइंट टाइम, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल सही एडवाइस है। बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर निवेश कर ही रहे हैं और करना ही है तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लीजिएगा। अपने आप अपने दिमाग से मत करिए। काफी पेचीदा मार्केट है, काफी कॉम्प्लेक्स मार्केट है, काफी अनसर्टन मार्केट है। इसीलिए सलाह लेके अपना जो हार्ड अर्न मनी है संभाल के रखिए, संभाल के निवेश करिएगा। धन्यवाद कमलेश जी, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए। राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग अगेन। और दर्शकों, अगर आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोई सुझाव हो, कोई अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो metromani@metromumbaiLive.com metromani@metromumbaiLive.com ईमेल करिएगा। कोई दुविधा, कोई संकट, कोई समस्या हो जिसके बारे में आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें लिखिए helpdesk@metromumbaiLive.com helpdesk@metromumbaiLive.com आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमने बताया, metromani@metromumbaiLive.com। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह हम फिर मिलेंगे मेट्रो मनी का एक नया एपिसोड लेकर। अगर आप कल जुड़ेंगे तो आपको और एक बढ़िया प्रोग्राम देखने को मिलेगा, महंगाई की लड़ाई। उसके ऊपर हम एक और छोटा सा प्रोग्राम, अच्छी बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें मुंबई कर भी है। मुंबई कर की कहानी, मुंबई कर की जुबानी हम कल दिखाएंगे। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों और विश्लेषण का सिलसिला जारी रहता है 24/7 मेट्रो मुंबई पे। तो जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।